Good evening, sir. Very good evening. करें शुरू? Yes, sir. Yes, sir. In the last class, we were discussing about the collision. और collision में हमने ये पढ़ लिया था. In every type of collision, we will apply the conservation of linear momentum. हर टाइप के collision में हम conservation of linear momentum को अप्लाई करेंगे. ठीक है, और फिर एक E की इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो अप्लाई करेंगे, और इसी से हमें हर टाइप के क्वेश्चन करने थे. जो हम लास्ट क्लास में वन डायमेंशनल कोलिजन हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं. इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये सब हम देख चुके हैं. कोई डाउट? No, sir. No, sir. नेक्स्ट इज टू डायमेंशनल कोलिजन. नेक्स्ट इज टू डायमेंशनल कोलिजन. लिख लो बेटा. इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स if velocity of the balls is not along the normal reaction, between the balls, then the collision is called two dimension collision. जैसे एग्जांपल के लिए एक बॉल है, इधर आ रही है, ये एक दूसरी बॉल है, इधर आ रही है v2 स्पीड से. जब ये दोनों बॉल कोलाइड करेगी, एक बॉल ये हो जाएगी, एक बॉल ये हो जाएगी, ये v1 से जा रही है, ये v2 से है. ठीक है, बट अब इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, जो फोर्स लगेगी, लाइन ऑफ फोर्स है, वो इस लाइन पे होगी, पर इनकी वेलोसिटी इस साइड पे नहीं है. तो ये जो कोलिजन होगा, इस कोलिजन का नाम होगा 2D कोलिजन. इस कोलिजन को हम कौन सा कोलिजन बोलेंगे बेटा? 2D कोलिजन. किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर, क्लियर है. ठीक है, ठीक है. तो देखते हैं हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं. बड़े ध्यान से समझना यहाँ पर. A smooth spherical ball of mass m is kept at rest at origin. Full stop. Another identical ball collide elastically with the first ball
but not along, but not, सर अभी रोटेशनल मोशन चालू नहीं किया ना आपने? नहीं बेटा, आज सेंटर ऑफ मास शुरू हो जाएगा, बट नॉट अलोंग 1D, ठीक है, वो उसके साथ कोलाइड करती है। प्रूव दैट both the balls will move perpendicular to each other after collision. कोलिजन के बाद दोनों बॉल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएंगी, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। ये एक बॉल है एम मास की, ओरिजिन पे पड़ी है। यहां से एक दूसरी बॉल एम मास की आके इससे टकराती है यू स्पीड से, वो इस पे अगर टकराएगी तो एग्जैक्टली ऐसे टकरा रही है। एक एम मास ये है, दूसरा एम मास ये है, ये ऐसे आके टकरा। अब दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है बेटा? 90 डिग्री का एंगल। सर दोनों बॉल्स की मासेस सेम है? हाँ, आइडेंटिकल का मतलब यही है, साइज भी सेम है, मास भी सेम है। हाँ बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आप बड़े ध्यान से समझो कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएगी, ये हमें प्रूव करना है। आप बड़े ध्यान से समझो बेटा, ये मेरे पास ओरिजिन था पहले, अब ओरिजिन के बाद एक बॉल, पहले यहां थी ना एक बॉल आपकी इधर चली गई होगी, फर्स्ट बॉल एम मास की v1 स्पीड से, और मान लिया क्यों, क्योंकि एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इस पे, ऐसे इस लाइन पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, तो ये वाली बॉल उधर जाएगी फोर्स के अलों, क्योंकि ये रेस्ट पे थी पहले से, तो ऐसे चली जाएगी। जो दूसरी बॉल की अगर मैं बात करूंगा, दूसरी बॉल कहीं इधर जाएगी एम मास की किसी स्पीड v2 से, ठीक है, तो एक का एंगल आप थीटा एज्यूम कर सकते हो, एक का एंगल आप फाई एज्यूम कर सकते हो। आपको ये प्रूव करना है कि थीटा प्लस फाई इज 90 डिग्री होंगे, ये प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखेंगे, बहुत यूजफुल रिजल्ट है, बहुत काम आता है। कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। ठीक है, अब सबसे पहले एज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। अब आप समझो बेटा ध्यान से, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब आपका dp बाई dt जीरो है। dp बाई dt जीरो होने का मतलब है मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूँ। तो मैं जनरल लगा रहा हूँ, ये हो गया mu विल बी इक्वल टू mv1 प्लस mv2। किसी को कोई डाउट? नो सर। ये वेक्टर में लिख दिया, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, m m m कैंसिल हो गए, तो जैसे मैंने इसको लिखा, ये हमारा रिजल्ट आ गया v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर। ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, जो मेरे लिए ये इक्वेशन। दूसरा आपको लिखा हुआ है कि कोलिजन इज इलास्टिक, इलास्टिकली कोलाइड कर रही हैं। इलास्टिकली कोलाइड कर रही हैं तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन आपको पता हो, वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी just before collision and just after collision. Yes, sir. ठीक है, तो बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इक्वल होंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m u स्क्वायर प्लस 0, और बाद में क्या होगी? हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर।
हाफ कैंसिल, m कैंसिल, क्या रिजल्ट आ गया बेटा? u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। किसी को कोई डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. अब आप अगर फर्स्ट इक्वेशन को देख लो, फर्स्ट इक्वेशन थी v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u। सेकंड ये है, आप यहां से ना वेक्टर का रूल लगाओ, वेक्टर का रूल लगाओ। वेक्टर रूल क्या कहता है? u स्क्वायर विल बी इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos ऑफ एंगल बिटवीन v1 एंड v2, पैरेललोग्राम लॉ से। Yes, sir. व्हाट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल। अब आप यहां पर देख सकते हो v1 और v2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा प्लस फाई, इधर से, इसलिए मैंने यहां पर थीटा प्लस फाई लिखा है। कोई डाउट? No, sir. No, sir. यू स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं? v1 square plus v2 square. दिस इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos ऑफ थीटा प्लस फाई। ये कैंसिल, Yes, sir. ये जीरो। कोस में वैल्यू जीरो आ गई, इसका मतलब क्या है? थीटा प्लस फाई शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब दोनों बॉल्स कोलिजन के बाद कितने डिग्री के एंगल पे हो जाती है बेटा? 90 डिग्री के एंगल पे हो जाती है। किसी को कोई डाउट? No, sir. Clear. No, sir. No, sir. तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, दो आइडेंटिकल बॉल्स हों, मतलब m1 इक्वल टू m2 हो, वन बॉल रेस्ट पे हो, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन 2D में, तो आफ्टर कोलिजन both the balls will move perpendicular to each other. After collision, both the balls will move perpendicular to each other. हम क्या समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में दोनों बॉल्स का मास सेम हो, एक बॉल आपकी अगर रेस्ट पे हो तो आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव करती हैं। किसी को कोई डाउट? No, sir. Clear. हाँ, क्लियर है? यहाँ तक Yes, sir. Yes, sir. करें आगे? Yes, sir. देखना अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pendulum bob of mass 10 to the power minus 2 kg is raised to a height of 5 into 10 to the power minus 2 meter and then released.
full stop. At the bottom of its swing, it picks up a mass of 10 to the power minus 3 kg. ठीक है, full stop. To what height will the combined mass rise? To what height will the combined mass rise? आपको ये बताना है कि कितनी हाइट तक combined mass rise करेगा. करो फटाफट ट्राई. करो फटाफट. देखते हैं क्या कह रहा है सिचुएशन. ये हमारे पास एक पेंडुलम बॉब है. इसको किसी हाइट से यहां था, कितनी हाइट हो गई है? 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर की हाइट से रेस्ट से छोड़ा. जैसे रेस्ट से छोड़ूंगा ये यहां पे आएगा किसी स्पीड से. ये स्पीड से आ गया. तो बेटा सबसे पहले कितनी स्पीड से आएगा? कोई स्पीड का फॉर्मूला बता सकता है मुझे? अरे बोलो बेटा. Am I audible to all of you or not? V goes to U plus CT. टाइम नहीं दिया हुआ बेटा, हाइट दी हुई है. सर √2g. हाँ बहुत बढ़िया बेटा. जब भी कहीं से रेस्ट से छोड़े और हाइट दी हुई हो तो बॉटम पे स्पीड होगी √2gh. तो जो बॉटम पे इस पेंडुलम की स्पीड आ जाएगी वो हो जाएगी √2. g की वैल्यू 10. हाइट की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 इंटू 10 की -2. तो ये 10 इंटू 10, 10 की 2 इंटू 10 की -2, ये 1 मीटर की हाइट आ गई. स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकंड की. कोई डाउट? No, sir. नो सर. बोलो बेटा. No, sir. समझ में आ गया? स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकंड. किसी को कोई डाउट? नो सर. ठीक है, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अब जब ये यहां पर आया, आते हुए इसने एक पार्टिकल को और पिक कर लिया. तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो इसका इनिशियल मोमेंटम था 10 की -2 इंटू u1 पर सेकेंड mu.
पर जैसे ही इसने और पार्टिकल को पिक कर लिया तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम 10⁻2 इसका मास है, जो पार्टिकल इसने पिक किया है वो 10⁻3 है, ठीक है, इनटू जो नई स्पीड होगी वो v नाम रख दिया। तो ये कितना आ गया बेटा? क्या बना? 10⁻3 बाहर कॉमन ले लो या -2 बाहर कॉमन ले लो? -2 कॉमन ले -2 लो। 1 प्लस 0.1 v मीन्स ये आ गया 1.1 इंटू 10⁻2v। ये फाइनल मोमेंटम आ गया। किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। ठीक है, जब इसने पिक किया उस टाइम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी, तो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो 10⁻2 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻2v। 10⁻2 से 10⁻2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1.1v इज इक्वल टू 1। तो आपकी जो v की वैल्यू आ गई वो आ गई 10/11 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? नो सर। उसने पूछा कितनी हाइट तक जाएगा, हमें हाइट निकालनी हो स्पीड से, तो वही √2gh निकालूंगा। बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। तो √2gh1 इज 10/11 आ गया। तो यहां से आपको हाइट निकालनी है h1। h1 क्या आ जाएगा? 10/11 का स्क्वायर बाय 2g। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने। तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा 4.1 इंटू 10⁻2 मीटर। पहले इतनी हाइट से आया था, पर रास्ते में इसने और पार्टिकल अपने बॉटम पे पिकअप कर लिया, तो वो इतनी हाइट तक जाएगा। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो No, सर। sir. हाँ बेटा, समझ में आ गया क्या किया मैंने? ये सर। Yes, sir. नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरे पास एक बॉल है या एक ब्लॉक कह लो, इसका मास है 2 kg। ये ऑलरेडी चल रहा है इधर 1 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे कोई और ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg, और इन दोनों ब्लॉक के बीच का गैप जो है वो हमें दिया हुआ है, दैट इज 16 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है बेटा? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर जगह पर 0.2 है between the blocks and horizontal surface. Between the blocks and horizontal surface, coefficient of friction 0.2 दिया हुआ है। Collision between the blocks is perfectly elastic. Collision भी बताया हुआ है कि कैसा है, perfectly elastic collision है। कैसा collision है बेटा? perfectly elastic collision है। क्लियर है? क्वेश्चन है फाइंड द सेपरेशन between the blocks when they come to rest. आपको सेपरेशन बिटवीन द ब्लॉक्स बताना है कब? जब ये किस पे आ जाए बेटा? रेस्ट पर आ जाए। करो फटाफट। लगाओ दिमाग।
सर 4 kg रेस्ट पे है ना? हाँ 4 kg इनिशियली रेस्ट पे है बेटा, यहाँ भी रेस्ट पे। फिर इसमें कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सोचो, हाँ कुछ इसी तरह से करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जहां पर कोलिजन होगा वहां 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी 1 होगी या 1 से कम हो चुकी होगी। सर 1 से कम होगी होगी। पहले वो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ओके सर। हम्म, करें। हाँ बेटा करें क्या? चलो, at the position of collision, जहां पर कोलिजन होना है वहां ये तो रेस्ट पे ही रहेगा। इसकी स्पीड कम होगी होगी, इसकी स्पीड कितनी कम होगी होगी वो हमें निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला लगाऊंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसकी स्पीड निकालनी है, शुरू में स्पीड 1 थी, 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी माइनस म्यू जी इंटू एस की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट? नो सर। सबको पता है हॉरिजेंटल फ्लोर पे अगर एक ब्लॉक चले तो उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी होता है, पता है या बताऊं? ये सर पता है। हाँ बेटा, पता है सर सर। बता दो। एक बारी। एक बार बता देता हूँ, समझ लो ढंग से। यहाँ पर जिसको नहीं पता वो देख लो यहाँ पे एक बार। जैसे मेरे पास ये एक ब्लॉक है, एम मास का, ये इधर चल रहा है किसी स्पीड से। यहाँ आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू के है, म्यू मान लो या म्यू के मान लो। बेटा जब ये चलेगा तो इस पे एक तो mg लग रहा होगा नीचे, इधर एक नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स लग रही होगी और इधर एक पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई डाउट है यहाँ तक? नो नो सर। सर। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना है, अगर यहाँ पे ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास। बोलो बेटा। यस सर। यस तो सर। what I can write it like minus mu k mg, mu k n by m। ये सर। माइनस म्यू के, नॉर्मल की वैल्यू mg है, m से m कैंसिल। एक्सेलरेशन यस की सर। वैल्यू कितनी होगी? माइनस म्यू के जी।
हाँ बेटा क्लियर है, Yes, समझ आ sir. आपने क्या कहा है? जब Yes, भी sir. हॉरिजेंटल फ्लोर पे कोई ब्लॉक चलेगा तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस म्यू के जी होगा। तो ये होगा v स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू माइनस म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 10 इंटू 0.16। तो आपने यहां से v स्क्वायर निकाला 1, 2 टू जा 4.64 आ गया ये। तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36, जिसको आपने सोल्व किया v की वैल्यू 0.6 मीटर पर सेकंड आ गई। किसी को कोई डाउट? No, sir. बोलो बेटा, कोई डाउट है यहां तक? No, sir. अब हुआ क्या, ये सिचुएशन थी, यहां 4 kg का ब्लॉक था रेस्ट पे, यहां 2 kg का ब्लॉक आया था 0.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये तो मतलब है, बोलो Yes, sir. भाई, ये जस्ट बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? दोनों ब्लॉक ऐसे रहेंगे या दोनों चलेंगे? अब दोनों चलेंगे। 4 kg वाला भी चलेगा V2 से, 2 kg वाला भी चलेगा V1 से। इलास्टिक कोलिजन है और ये जस्ट आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन है। कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब बड़े ध्यान से, सबसे पहले अप्लाई करूंगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। क्या होगा? 2 इंटू 0.6 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू V1 प्लस 4 इंटू V2। तो ये आ गया 2V1 प्लस 4V2 इज इक्वल टू 1.2। तो V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 0.6। फर्स्ट इक्वेशन। किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, दूसरा E वाली इक्वेशन लगा देता हूं। E1 है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, वो होगा V2 माइनस V1 बाय 0.6 माइनस 0। बताया था E की इक्वेशन बताई थी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन Yes, sir. आफ्टर कोलिजन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। Yes, sir. Yes, sir. यहां से आ गया V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0.6। पहली इक्वेशन है 2V2 प्लस V1 0.6 था। सेकेंड इक्वेशन थी V2 माइनस V1 भी 0.6 है। ऐड करो V1 से V1 कैंसिल, 3V2 is 1.2, V2 is 0.4 मीटर पर सेकेंड। हाँ बेटा क्लियर है यहाँ तक? Yes. अब आपका V2 0.4 आ गया, पुट करोगे V1 प्लस 2 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.6। तो V1 इक्वल टू 0.6 माइनस 0.8 माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? ये आपका V1 आ गया, ये आपका V2 आ गया। कोई डाउट है इसमें? No, sir. अब कोलिजन के बाद की जो एग्जैक्ट सिचुएशन हुई वो ये हुई, कि आपका ये वाला ब्लॉक 4 kg का था, कोलिजन के बाद ये 0.4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और कोलिजन के बाद इधर से जो ब्लॉक जाके टकराया था वो 2 kg का ब्लॉक था, और ये ब्लॉक इधर चल रहा है। कितने की स्पीड से बेटा? माइनस में आई थी ना जो स्पीड,
माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये स्पीड से चल रहा है। किसी को कोई डाउट? Yes. No, sir. एक जस्ट बिफोर, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन है। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है, आप क्वेश्चन की वर्डिंग देख लो। क्वेश्चन में उसने पूछा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ब्लॉक्स व्हेन दे कम टू रेस्ट। जब वो किस पे आ जाएंगे बेटा? रेस्ट पे आ जाएंगे। हमें उस टाइम की सिचुएशन बतानी है। तो बेटा इसको फ्रिक्शन रोकेगा, और फ्रिक्शन रोकने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए बेटा, जब भी फ्रिक्शन अगर इसको रोक रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉपिंग डिस्टेंस, जब भी हम किसी चीज को रोकते हैं तो उसके लिए जो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है u स्क्वायर बाय 2a। क्या फॉर्मूला होता है? u स्क्वायर बाय 2a। हाँ बेटा, क्लियर है यहां तक? अब u स्क्वायर बाय 2 फ्रिक्शन रोक रहा है तो a को आप लिखेंगे म्यू के जी। तो बेटा फर्स्ट 2 kg वाले को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा रुकने के लिए? दिस इज 0.2 का स्क्वायर बाय 2, म्यू के की वैल्यू थी 0.2 इंटू 10। 0.2 से 0.2 कैंसिल, ये आ गया 10 की पावर -2 मीटर। कोई डाउट? नो सर, क्लियर। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. बोलो, ठीक है। अब यहां से डिस्टेंस कवर्ड बाय 4 kg ब्लॉक बिफोर स्टॉपिंग, वो क्या होगा? u स्क्वायर, u कितना है? 0.4 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 0.2 इंटू 10, ये आ गया 0.4 इंटू 0.4 बाय 2 इंटू 0.2 इंटू 10। 0.2 से ये 2 पे गया, 2 से 2 गया, ये आ गया बेटा 4 इंटू 10 की -2 मीटर। बेटा ये इस साइड चलेगा, ये इस साइड चलेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन देम ऐड होके आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो s1 प्लस s2 विच इज 5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? नो सर, क्लियर। समझ में आ गया? मैंने इसमें बस Yes, फ्रिक्शन sir. मैंने बस इसमें फ्रिक्शन का कंसेप्ट ऐड कर दिया, उससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट साइड पे चला गया। कोई डाउट? बोलो भी। No, sir. No, sir. चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ कोलिजन पे बेस, उसके बाद सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करेंगे। सर नोट नहीं किया था वाला। ये लो, नोट कर लो। सर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तीन आइडेंटिकल बॉल है, ये तीन आइडेंटिकल बॉल्स हैं। हर दो बॉल के बीच का गैप 10 मीटर दिया हुआ है। हर दो बॉल्स के बीच का गैप आपको 10 मीटर गिवन है। हाँ बेटा, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब फर्स्ट बॉल को हमने यहां से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी।
सब कुछ स्मूथ है। फर्स्ट बॉल किससे टकराएगी आके? सेकंड बॉल बॉल सेकंड से। सेकंड फिर किससे टकराएगी बाद में? थर्ड से थर्ड थर्ड से। क्वेश्चन है collision between first and second ball is inelastic with E is equal to 0.5, but collision between second and third ball is perfectly elastic. मतलब इलास्टिक कोलिजन है। फर्स्ट और सेकंड बॉल में कोलिजन इनइलास्टिक है E 0.5 के साथ, बट सेकंड और थर्ड बॉल में कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक है। आपको ये निकालना है व्हाट इज द टाइम इंटरवल between two consecutive collisions what is the time interval between two consecutive collisions between balls 1 and 2? ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपका मेन क्वेश्चन है, ये चीज आपको निकालनी है। घर से आपको ये ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। आंसर जो आएगा वो आएगा बेटा 4 सेकेंड। घर से ट्राई करना, हम कल इसको डिस्कस करेंगे, ओके सर ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास। सर सेंटर ऑफ मास सुधांशु सर ने करवा दिया था। सुधांशु सर ने करवा दिया? सर नहीं, जरा वीडियो भेजी थी। नहीं कराया वीडियो भेजी थी उन्होंने अपनी करवाया नहीं सेंटर ऑफ ऐसे मास ही की। वीडियो करवाया नहीं था। अच्छा चलो कोई नहीं, कर लेते हैं फिर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। सर ये रोटेशनल चैप्टर है ना? हाँ, रोटेशन मोशन, ठीक है। देख लेते हैं यस क्या होता है बेटा। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट where the complete mass of the system is supposed to be concentrated। जहां पर हम पूरे सिस्टम के मास को कंसंट्रेटेड एज्यूम करके चलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सेंटर ऑफ मास। बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग चीज होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। मास और वेट में डिफरेंस होता है बेटा। वेट को लिखते हैं mg से। वेट को किससे लिखते हैं? mg से। अगर हमारे पास ज्यादा हाइट का ऑब्जेक्ट नहीं है, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो जनरली सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं। बट जैसे अगर मैं दुबई में चलूं या बॉम्बे में चलूं, बॉम्बे में देखूं तो बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स होती है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, ग्रेविटी विद हाइट इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? डिक्रीज डिक्रीज होती है। डिक्रीज। हाँ, हाइट के साथ ग्रेविटी डिक्रीज होती है। तो बेटा अगर एक हाई राइज बिल्डिंग है तो उसमें हर जगह पर वेट सेम होगा या ऊपर कम होगा?
सर ऊपर कम होगा क्योंकि ऊपर कम होगा। नीचे ज्यादा। हाँ, क्योंकि ऊपर कम होगा, जी ऊपर कम है इसलिए वेट कम होगा। बट मास का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पर सेम होगा क्योंकि हमने एक जैसे फ्लोर बनाए हुए हैं। यस मैं ये सर। एज्यूम करके चल रहा हूं। तो बेटा सेंटर ऑफ मास तो मिड में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मास जहां पर सारा एज्यूम करूंगा सिस्टम का। पर अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या मिड में आएगा या जहां पे ज्यादा वेट है उस साइड आएगा? सर जहाँ पे ज्यादा वेट है उस साइड उस साइड आएगा। आएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस केस में सेकंड लोअर हाफ में बिलोंग करेगा। सेकंड लोअर हाफ मतलब लोअर हाफ में आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? मिड में आएगा। तो क्या सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा कोइंसाइड करते हैं? नो सर। नो। नो सर। जनरली यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं, बट अगर हाइट अलग अलग हो तो नहीं करेंगे। तो याद रखना बेटा, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जहां पर हम बॉडी का पूरे सिस्टम का मास एज्यूम करके चलेंगे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है जहां पर हम उसका वेट एज्यूम करके चलेंगे। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। सर बट सेंटर ऑफ मास जरूरी थोड़ा ना कि हर बार बिटवीन में ही हो, मतलब नहीं, वो तो हाँ ऑब्जेक्ट वो के तो ऊपर मास के डिपेंड करता है ना। हाँ वो तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने उस केस में माना है कि हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था इसलिए मिड में आएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कर दूंगा तो मिड में नहीं आएगा। समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो मतलब अगर यूनिफॉर्म में करेंगे तब बीच में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म में कहीं पर भी आ सकता है। हाँ, सेंटर ऑफ मास तो आएगा, पक्का आएगा कहीं ना कहीं, बट यूनिफॉर्म में मिड में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में कहीं और आ जाएगा। यस सर। ठीक है, देखते हैं। तो बेटा सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जहां पर मैं पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड मान सकता हूं। मतलब मैं उस सिस्टम की स्टडी ना करके उसके उस पॉइंट की स्टडी कर दूं जहां पे उसका कंप्लीट मास माना है, तो हम इसका मतलब हम सेंटर ऑफ मास की स्टडी कर रहे हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से यहाँ पे समझना है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ मास m1, इसका पोजीशन वेक्टर r1, यहाँ मास m2, इसका पोजीशन वेक्टर r2। ठीक है, एक r1 हो गया, एक क्या हो गया बेटा r2, दो पोजीशन वेक्टर हो गए। मैंने क्या किया, इनकी लाइन ज्वाइनिंग कर दी। मैंने m1 और m2 की ये एक लाइन ज्वाइन कर दी बेटा। ठीक है, अब मैंने मान लिया इनका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, मुझे नहीं पता कहां पे होगा, मैंने बीच में कहीं मान लिया कि यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है। अभी ये बताऊंगा बीच में क्यों आया, कहीं और क्यों नहीं आया, ऊपर क्यों नहीं हुआ, नीचे क्यों नहीं हुआ, लाइन ज्वाइनिंग पे क्यों आया, वो आगे डेरिवेशन के बाद समझ में आ जाएगा। अभी एक बार मान लो। तो बेटा अगर ऐसा है तो ये जो वेक्टर होगा, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये होगा आर सी एम वेक्टर। हाँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस इस सर। सेंटर ऑफ मास पे जो मैंने मास मान लिया वो टोटल मास ऑफ द सिस्टम आएगा, मतलब m1 प्लस m2 आएगा। कोई डाउट? बोलो नो बेटा। सर। अब बड़े ध्यान से बेटा, क्या क्या चीजें मैंने यहां लिखी है। r1 is the position vector of m with respect to, किसके रिस्पेक्ट में है बेटा? ओरिजिन के। r2 is the position vector of m2 with respect to origin है। rcm is position vector of center of mass with respect to origin है। ठीक है, अच्छा, m1 m2 मास है। अब यहां पर एक चीज और बता देता हूं, f1 मान लिया, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स
on M1. F2 is the external force on M2. ठीक है, अब F12 क्या होगा? F12 मैंने मान ली फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2. M1 पे M2 ने कोई फोर्स लगाई होगी, और F21 क्या होगी फिर? फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1. किसी को कोई डाउट? नो सर। मान लिया बाहर पे सिस्टम पे ये एक एक्सटर्नल इंटरनल सारी टाइप की फोर्सेस मैंने यहाँ शो कर दी. किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब एक चीज सोचना बेटा, फर्स्ट मास पर टोटल कितनी फोर्स लग रही है? एक F1 और एक F12. यस सर। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं F1 प्लस F12 नहीं ज्यादा सर। इज इक्वल टू M1 A1. किसी को कोई डाउट? नो सर। बेटा फर्स्ट मास पर जो फोर्स लग रही है वो एक तो एक्सटर्नल फोर्स M1 लग रही है, एक M2 लगा रहा है F12. तो नेट फोर्स वेक्टरली ऐड करके आ गई, और वेक्टरली ऐड करके नेट फोर्स का फॉर्मूला होगा M1 A1. कोई डाउट है यहां तक? नो नो सर। सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर will be equal to M1. Acceleration can be written as d square r by dt square. हाँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? पता है, या ये भी बताना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन d स्क्वायर r by dt स्क्वायर कैसे लिख दिया? बोलो बेटा. डबल डेरिवेटिव है ना तो. हाँ, एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ dv1 by dt, यस सर। वेलोसिटी का डेरिवेटिव, और फिर आप वेलोसिटी को लिख रहे हो dr by dt. तो जो आ गया आपका d स्क्वायर r1 by dt स्क्वायर. ऑन द सेम लाइन F2 plus F21 will be equal to M2 d square R2 by dt square. हाँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई. एनी डाउट? नो सर। मैं क्या करता हूं, ये सीबीएसई के हिसाब से डेरिवेशन स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है. एडिंग 1 प्लस 2, दोनों को 1 और 2 को मैंने ऐड कर दिया. जैसे ही ऐड करूंगा क्या रिजल्ट बनेगा? F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F21 is equal to M1 d square R1 by dt square plus M2 d square R2 by dt square. कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब बेटा आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी. समझ आई क्यों हुई? रूल होता है, ऑपोजिट थी। हाँ, F12 will be equal to minus F21. पता है सबको क्या नहीं पता? यस सर। यस सर। यस सर। न्यूटन्स थर्ड लॉ यही कहता है, फर्स्ट सेकंड पे जो फोर्स लगाएगा सेकंड फर्स्ट पे उतनी ही फोर्स लगाएगा. तो यहाँ से सर result- F1 और F2 भी कट जाएंगे फिर तो. नहीं बेटा, F1 F2 कौन सी फोर्स है? पढ़ो यहाँ पर. सर एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स तो मुझे पता है ना, मैंने कैसे लगाई है. 1 ने 2 पे जितनी फोर्स लगाई होगी 2 ने 1 पे उसके इक्वल एंड अपोजिट लगाई होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. इसीलिए यहीं से पता लगता है कि F12 और 21 एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसलिए कैंसिल हुआ है. बट F1 और 2 थोड़ी होंगे.
Yes, किसी sir. को कोई ये डाउट? वो तो हमने लगाई है ना, हमें पता है वो हाँ। कैंसिल है। ठीक है, Yes, sir. तो ये आ Yes, गया sir. F1 प्लस F2 विल बी इक्वल टू M1 d स्क्वायर R1 बाई dt स्क्वायर प्लस M2 d स्क्वायर R2 बाई dt स्क्वायर। कोई डाउट? बोलो No, बेटा, sir. बड़े ध्यान से यहां समझना है। What is this force F1 plus F2? This is the external force on the system. ये पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स आ गई, क्योंकि M1 पे आपने F1 लगाई थी, M2 पे आपने F2 लगाई थी, और M1 M2 मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम पे इतनी आ गई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज M1 d स्क्वायर R1 बाई dt स्क्वायर प्लस M2 d स्क्वायर R2 बाई dt स्क्वायर। कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब यहां पर आप एक्सटर्नल फोर्स को क्या लिख सकते हो? मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. इसको ऐसे लिख सकता हूं। हाँ बेटा, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सिस्टम का मास क्या था? M1 प्लस M2। और मैंने कहा था चाहे सिस्टम की बात कर लो, चाहे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की बात कर लो, एक ही तरह से बिहेव करता। कोई डाउट? No, sir. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट है यहां तक? No, sir. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, M1 प्लस M2 ACM। ये रिजल्ट आ गया, ये यहां से ही आ गया। हाँ बेटा, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? No, Sir, sir. acceleration क्या हो गया? है बेटा? Acceleration. एक्सेलेरेशन को वही लिख दिया ना, d स्क्वायर R बाई dt स्क्वायर। अब सेंटर ऑफ मास का है तो RCM का ही लेना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बेटा ये तो M1 तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को चाहे आप डिफरेंशिएशन के अंदर लिख दो, चाहे आप डिफरेंशिएशन के बाहर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई डाउट? No, sir. सर ये d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे ना? हाँ भी करेंगे आगे भी। ये बन गया d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर M1 प्लस M2 RCM is equal to d square by dt square M1 R1 plus M2 R2। कोई डाउट? बोलो बेटा। No, sir. जैसे ही No, हमने sir. इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने से ये आ गया M1 प्लस M2 RCM will be equal to M1 R1 plus M2 R2। तो यहां से आ गया RCM will be equal to
M1R1 plus M2R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। समझ आया मैंने क्या किया? यस सर। ये आपका R सेंटर ऑफ मास आ गया, और ये फॉर्मूला शायद आपने कुछ सर आर क्या है यहाँ पर? R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, RCM ये लिखा हुआ बेटा, सब कुछ इसीलिए पहले लिखवा दी थी टर्म्स। ध्यान है? Yes, sir. ये देखो Yes, sir. RCM। अब यहां से आपको एक चीज पता लग गई, ये शायद आप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हो जो डिवाइड रेशियो में डिवाइड करते हैं, वैसा ही होता ना? यस सर। 1:2 में डिवाइड कर दिया या 2:1 में डिवाइड कर दिया। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जब आपने इसको वही पढ़ लिया तो ये जो सेक्शन फॉर्मूले में, जैसे मैं ये कहूं ये 2 पॉइंट है 1 1 या 2 2, कोई पॉइंट इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो तो वो पॉइंट इसी की लाइन पे तो आता है या इस लाइन से बाहर आता है? सर इसी पर आता है। इसी पे आता है। तो बेटा ये भी तो वही है, M1 M2 की रेशियो में ही डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो R1 R2 की लाइन ज्वाइनिंग पे ही तो आना चाहिए। हाँ बेटा क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां से एक रिजल्ट sir. पता लगता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। Center of mass of two particle system lies on the line joining both the particles of the system। दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करती हुई जो लाइन होगी, सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पर आएगा दो पार्टिकल सिस्टम के लिए। किसी को कोई डाउट? सर एक बार ये दोबारा बता दो। मैंने कहा बेटा ये जो रेशियो में आ रहा है, ये देख लो ना आप, M1 M2 के हिसाब से रेशियो में आ रहा है। जैसे मैं ये कह दूं ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है जो लिए थे हमने। अब अगर मैं इसको M2 रेशियो M1 में डिवाइड कर दूं तो आप देख सकते हो इस रेशियो में डिवाइड करने का मतलब है दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस बाय M1 प्लस M2। पढ़ा हुआ है शायद रेशियो वाला फॉर्मूला? यस हाँ सर। बेटा, यहाँ M1 मास होता था, यहाँ M2 मास होता था, तभी तो पोजीशन वेक्टर लिए थे। तो इसका मतलब यही तो है, सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पार्टिकल्स। ठीक है, इन किसमें बेटा? उसी लाइन पे आएगा। और किस रेशियो में डिवाइड करेगा? M2 रेशियो M1 में डिवाइड करेगा। वो अभी आगे लिखवाऊंगा पॉइंट। ये समझ में आया? सबसे पहले ये बताओ। यस सर आ गया। Yes, sir. ठीक है, अब यहां से बड़े ध्यान से समझना है। मेरा ये जो RCM वेक्टर का फॉर्मूला आ गया, ये आ गया M1R1 प्लस M2R2 प्लस अप टू MnRn। ये तो दो पार्टिकल के लिए था ना, जनरल लिखूंगा तो ऐसे सभी पार्टिकल के लिए हो जाएगा। कोई डाउट बेटा? No, sir. नो सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, RCM वेक्टर समीशन फॉर्म में अगर लिखूं, समीशन I MIRI बाय समीशन I MI। सर ये कैसे लिखा है आपने? बेटा समीशन का क्या मतलब होता है? ये ऊपर वाला रिजल्ट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया वो तो। ठीक है, समीशन का मतलब होता है बेटा क्या, कि आपको पहले I की जगह 1 रखना है, फिर प्लस, फिर I की जगह 2 रखना है, फिर प्लस, फिर I की जगह 3 रखना है, ऐसे रखते रहना है आगे तक। तो बेटा जब आप I की जगह 1 रखोगे तो ये बनेगा, प्लस I की जगह 2 रखोगे तो ये बनेगा, तो टोटल टर्म्स ये बन जाएगी। कोई डाउट? हाँ सर। ठीक है, यहीं से अगला पॉइंट जो पता लगा, अगर आप इस
अगर आप इस r वेक्टर को लिख दो x i प्लस वाई जे प्लस जेड के x y z की टर्म में, तो यहां से आपका अगला रिजल्ट ये आएगा, x सेंटर ऑफ मास अगर आप निकालोगे x कोऑर्डिनेट खाली, तो वो आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अप टू mn xn बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। कोई डाउट? नो सर। तो यहां से आ गया x सेंटर ऑफ मास इज समीशन i mi xi बाय समीशन i mi। बिल्कुल सेम लाइन पर। ये x वाला था, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालना हो आप क्या लिखोगे, समीशन i mi yi बाय समीशन i mi। कोई डाउट? No, sir. नो सर। ऐसे ही z सेंटर ऑफ मास निकालना हो वो होगा समीशन i mi zi बाय समीशन i mi। यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर, क्लियर है। हाँ बेटा क्लियर है यहाँ तक? एक x Yes, एक sir. y और एक z। Yes, कोई sir. डाउट? Yes. No, sir. और RCS वेक्टर ये देखना है, ठीक है। अब यहां से ना अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और पता लगा था, ये देखो आप इंटरनल फोर्सेस हमारी कैंसिल हो गई थी। क्या इंटरनल फोर्सेस ने सेंटर ऑफ मास की मोशन में कोई रोल प्ले किया है या नहीं किया? No, sir. सर कोई किया ही नहीं, क्योंकि कैंसिल होगी बाद में। क्योंकि कैंसिल हो गई, ठीक है। तो अगला पॉइंट यहां से आ जाता है, इंटरनल फोर्स का रोल है। एक्सटर्नल फोर्स का रोल है, हाँ। यस सर। इंटरनल फोर्सेस in the system do not play any role in the motion of center of mass. Internal forces in the system do not play any role in the motion of center of mass of the system. कोई डाउट? नो सर। Yes, sir. ठीक है। अब अगर मेरा दो पार्टिकल वाला सिस्टम जो मैंने डिराइव ही किया था, तो उससे पॉइंट एक और आ गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। Center of mass of two particle system always lie on the line joining both the particles. On the line joining both the particles. कोई डाउट? नो सर। No, ठीक है, sir. यहीं से अभी हमने देखो बेटा किया था, ये एक पॉइंट बताया था मैंने आपको, ये एक m1 मास था, ये m2 मास था, इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर था, इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर था, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास आ गया था, याद है? तो जो हमने अगर सेंटर ऑफ मास की रेशियो अगर देखी थी, तो वो जो डिवाइड कर रहा था, वो इसको डिवाइड कर रहा था m2 रेशियो m1 में। कोई डाउट? अभी किया No, था ना, m2 r2। यस सर, वो सेक्शन फॉर्मूला वाला। हाँ, इसका पोजीशन वेक्टर rcm था। तो बेटा वो मास को डिवाइड कर रहा है या इनके बीच के डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है?
सर इनके बीच के डिस्टेंस को डिवाइड कर Distance. डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम divides the distance between them, divides the distance between them in inverse ratio of the masses, in inverse ratio of the masses. masses की इनवर्स रेशो में डिवाइड करता है, m2 रेशो m1 में डिवाइड करता है। कोई डाउट है? नो सर। No, sir. मतलब अगर ये वाला मास 6 kg होता और ये वाला मास 4 kg होता तो ये रेशो आती 4:6, मतलब 6 kg के पास आता। इसी से पता लगा सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू द heavier mass. Center of mass lies closer to the heavier mass. किसके पास लाई करता है बेटा ज्यादा? heavier mass, जो भारी मास है उसके ज्यादा पास लाई करेगा, तभी तो बेटा ये इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में डिवाइड हो रहा है। किसी को कोई डाउट? नो No, sir. ठीक है, अब बेटा बहुत सोच समझ के बताना है। जैसे मैं ये कह दूं ये वाला मास मेरा 6 kg है, ये वाला मास मेरा 4 kg है, इनके बीच का गैप आपको दे दिया 20 मीटर। आपको सेंटर ऑफ मास बताना है कहां पर होगा। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम। सर नियर द 6 kg1। नियर द 6 kg होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा तो कहीं यहां होगा मान लो। यस सर। किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये? 4:6। 4:6, इन शॉर्ट 2:3। कोई डाउट? क्लियर है सर। No, sir. तो ये आ जाएगा 8 मीटर और ये आ जाएगा 12 मीटर। नहीं आया समझ? क्यों? आ गया सर। रेशियो है ना 2:3, 20 मीटर को 2:3 में डिवाइड कर दो बेटा। ठीक है, तो वो 8 और 12 बनेगा। कोई डाउट है? नो No, सर। sir. अच्छा, रेशियो पता है कैसे निकालते हैं, ये भी समझाना पड़ेगा। सर आता है। सॉरी, करें बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखते हैं आगे। ये ऐसे टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये जो फॉर्मूलाज हैं सेंटर ऑफ मास के, ये आपको याद होने चाहिए। एक आर वाला, एक एक्स वाला, एक वाई वाला, एक जेड वाला। ठीक है, Yes, सर sir. वो तो अगर इनमें से एक भी लर्न हो गया तो सारे आ ही जाएंगे। सारे आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, तो देखते हैं अब इसी में जो मेरे पास आर सी एम वेक्टर था, इसको मैंने ऐसे लिखा था बेटा, m1r1 प्लस m2r2 प्लस अप टू mn/rn बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। कोई डाउट? नो सर। No, sir. आप इसका ना डेरिवेटिव कर दो। आर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? वेलोसिटी। यस सर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा m1v1 प्लस m2v2 प्लस अप टू mn/vn बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। हाँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ऑन द Yes, सेम लाइन दोबारा डेरिवेटिव कर दूं तो ACM आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। क्या बनेगा ये बनेगा m1a1 प्लस m2a2
plus up to mn an by m1 plus m2 plus up to mn. कोई डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, अब यहां पर बड़े ध्यान से समझना है। ये फॉर्मूले समझ में आ गई? तो इससे क्या रिजल्ट बन गया? वही जो अभी हमने समीशन की टर्म में लिखा था, वो ये था। कोई डाउट? बोलो बेटा। सर। No, sir. No, sir. यहां से ये रिजल्ट बन गया MIVI by summation I MI। हाँ बेटा, कोई डाउट? No, sir. और यहां से ये रिजल्ट बन गया MIAI by summation I MI। कोई डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. हाँ बेटा, समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। अलग अलग, अगर आपको अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी दी हुई हो और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी हो, ये फॉर्मूला लगाना है। अलग अलग पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन दिया हुआ हो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है, ये फॉर्मूला लगाना है। अलग अलग पार्टिकल्स की पोजीशन दी हुई हो और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। किसी को कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। No, sir. नो सर। क्लियर है? अच्छा, दूसरा रिजल्ट, यहां से हमें एक चीज और भी पता लग गई। अगर मैं ये सारी टर्म उधर ले जाऊं, या आप इधर आ जाओ, पीछे बैक में देखो इसको, मैं एक चीज और बता देता हूं यहां से आपको। ये आपकी एक्सटर्नल फोर्स थी, जिसको आपने लिख दिया मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई डाउट? नो सर। तो ये रिजल्ट भी आपको याद है, जो आगे हमारे लिए बहुत यूजफुल आएगा, कि कभी भी किसी सिस्टम पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, और आपको सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना हो, तो एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई डाउट? No, नो sir. सर। ये आपने एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कई बार क्वेश्चन देगा ऐसा कि एक फोर्स आई कैप के अलोंग लग रही है, एक फोर्स 2 न्यूटन की जे कैप के अलोंग, एक के कैप के अलोंग, 3 अलग अलग फोर्स हो गई। तो नेट फोर्स निकालोगे आई वाली ऐड प्लस जे वाली ऐड प्लस के वाली। नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने में हेल्प रहेगी। किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. हाँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, Yes, sir. देखना बड़े ध्यान से। क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा ये मेरे पास 2 मास हैं, एक m1 एक m2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज t। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बेटा? d दिया हुआ है। आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है, कहां पर होगी। यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहां होगी बेटा? लाइन ज्वाइनिंग पे होगी या नहीं होगी? क्या सेंटर ऑफ मास दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पे होगा या नहीं होगा? होगा। 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 तो कहीं यहां मान लो,
हाँ बेटा सर क्लियर है? इनमें से जो हेवियर होगा उसके पास होगा। हाँ, अब पता नहीं ना लार्जर कौन सा है, तो मैं अपनी साइड से किसी को भी आप लार्जर स्मॉलर मान लो, मैंने वैसे ही मान लिया यहाँ है। तो ये डिस्टेंस हो गया मेरा x1, ये हो गया x2। कोई डाउट? नो नो सर। सर। ठीक है, अब मुझे x1 और x2 बताने हैं, किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये इसको? एम्प्टी रेशियो में। क्लियर है? तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x1? x1 की वैल्यू होगी m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू डी। किसी को कोई डाउट? No, नो sir. सर। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x2? m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू डी। कोई डाउट यहां तक? बोलो बेटा। अरे क्लियर है क्या यहां तक? यस सर क्लियर है। ठीक है, बस लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, इसमें बड़े ध्यान से समझना। न्यूमेरिकल्स करते हुए हम कई बार ये मानेंगे कि जहां पर सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट ओरिजिन है। अगर ये पॉइंट ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -x1, 0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2, 0। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, अब बड़े ध्यान से यहां पर समझना है। एक बात तो यहां से कंफर्म पता लग गई, x1 प्लस x2 की वैल्यू d है। बोलो, डायग्राम से देख सकते हो। यस सर। अब यस सर। जब भी हम सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे मान लेते हैं, आप वही, अब x सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला आएगा बताओगे बेटा? m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर ये है। x1 की Yes, sir. जगह -x1 है, x2 की जगह +x2 है, तो पुट कर दिया। बट अब x सेंटर ऑफ मास है कितना? यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है? सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है बताओ मुझे? 0। 0। 0. तो इसको 0 रखूंगा, तो ये आ गया -m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। अब वो 0 से मल्टीप्लाई होके तो वही बन गया, ये बन गया -m1 x1 प्लस m2 x2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया m1 x1 विल बी इक्वल टू, यस सर। हाँ बेटा क्लियर है यहाँ तक? कोई यस डाउट है? सर। Yes, sir. एक ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये रिजल्ट तब आता होता है जब हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे मान लें। और एक ये इक्वेशन है, आप इन दो इक्वेशन को सोल्व करके x1 निकालोगे इतना आएगा, x2 निकालोगे इतना आएगा। डायरेक्ट शॉर्टकट से मैं आपको बता चुका हूं। तो रिजल्ट ये हुआ, सेंटर ऑफ मास विल बी एट डिस्टेंस x1 फ्रॉम m1 टुवर्ड्स m2। नहीं समझ आया? आगे सर। हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट है? अरे बोलो। No, sir. क्लियर है कंसेप्ट सर। कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। सर M1 के Yes, बाद क्या sir. लिखा है आपने? टुवर्ड्स m2, m1 से m2 की तरफ x1 डिस्टेंस है, दूसरी साइड नहीं है। अरे क्लियर है? Yes, sir. यस सर क्लियर। ठीक यस है, सर। इतना कर लो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सेंटर सर। ऑफ मास स्टार्ट हो गया। थैंक यू। Thank you, sir.